वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ के इलाके खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक DI खान के मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हालांकि दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में मुमकिन भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दूसरी जानिब बात करें, सदर मुमलिकत का बाजोड़ में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी की शहीद मेजर अदील जमान के अहले खाना से ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। कहा, मेजर अदील जमान की जुर्रत वतन के लिए अजीम कुर्बानी कौम के लिए बाइस फख्र है। एक्शन प्लान अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का बाजोड़ में खवारिज के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन में 5 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई भी की गई, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश। मेजर अदील जमान के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया गया। उनका कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। दूसरी जानिब बात करें, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाजोड़ में शहीद मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जमान ने 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मेजर अदील जमान ने जान देकर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। शहीद मेजर अदील ने अपने खून से शुजात और जुर्रत की तारीख रकम की। शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर पूरी कौम को फख्र है। कौम शोहदा और उनके अहले खाना के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर अदील जमान के खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने कलअदम BLA का मंसूबा खाक में मिला दिया, जबकि बलोच तालिबा को खुदकुश हमलावर बनने से बचा लिया गया। जबकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार की पुलिस हुकाम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। उनका कहना है कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अनासिर कमसिन बच्चों को अपना नया हदफ बना रहे हैं। दहशतगर्द नौ उम्र बच्चों को जहन साजी करते हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। एडिशनल IG CTD सिंध ने बताया कि 25 दिसंबर की शब एक इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। रियासत मुखालिफ अनासिर ने बच्ची से सोशल मीडिया पर राबता किया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लज्जार ने एडिशनल IG CTD के हमरा तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया कि दहशतगर्द नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए मासूम बच्चियों की जहन साजी कर रहा था। एडिशनल IG CTD के मुताबिक 25 दिसंबर की शब इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में ले लिया गया। दहशतगर्द हैंडलर्स ने हमदर्दी, माली मदद और जज्बाती नारों के जरिए बच्ची को खुदकुश हमले पर आमादा करने की कोशिश की। सॉन्ग्स उनके जद्दोजहद के पीछे
ایک جو فرسودہ سی کہانی بنا کر اور اس بچی کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی، ان کے پیرنٹس بھی آج ان کی والدہ ہیں، والد ان کے حیات نہیں ہیں، بھائی وغیرہ ہیں جو کہ ہمارے دو ان کے بھائی بلوچستان میں جاب میں، ایک بھائی پولیس میں ہے، ایک سول میں اور جاب میں ہے، تو ان کو بچا لیا گیا۔ پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ہمارے پاس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ادارے، انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس بچی کو سیف ہینڈ میں لیا۔ تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ بچی والدہ سے چھپ کر موبائل فون استعمال کرتی رہی، اسی کمزوری کو دہشت گردوں نے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ واٹس ایپ گروپ اور سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے نفرت انگیز اور پاکستان مخالف مواد مسلسل دکھایا جاتا رہا۔ ہینڈلرز نے بچی کو کراچی بھیج دیا، تاہم پولیس نے ناکوں پر سخت چیکنگ کے باعث دہشت گرد منصوبہ ناکام بنا دیا گیا اور نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ بریفنگ کے دوران متاثرہ بچی نے دہشت گردوں کے طریقے، واردات اور رابطوں سے متعلق اہم تفصیلات فراہم کی۔ کم عمری کے باعث بچی کو مکمل تحفظ، عزت اور رازداری کے ساتھ خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ پوری قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار وہ اس سوشل میڈیا فیکٹر کو لے کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں اگینسٹ دا اسٹیٹ، اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا اپنے جو بھی پاکستان میں ہماری والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی جو سوشل ایکٹیویٹیز جو کہ میڈیا پر ہیں، جو اسکرین ہے میڈیا کی، اس پر سوشل میڈیا خاص کر کے اس پر وہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ اب دہشت گرد جو ہیں اپنے جو بھی مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں۔ متاثرہ بچی نے بیان میں کہا کہ خودکش حملے کو بہادری بنا کر پیش کیا گیا، مگر یہ سراسر دھوکہ تھا۔ بچی کا کہنا تھا کہ بلوچ روایت عورت اور بچی کی عزت سکھاتی ہے، عورتوں کو قربان کرنا بلوچیت نہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی اور ایک دن میں نے سوشل میڈیا پر شاعری بلوچ کے ویڈیوز دیکھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت جس کے بچے بھی تھے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اسی تجسس میں میں نے اور ویڈیوز، گانے یہ سب دیکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران انسٹاگرام پر ایک شخص سے بات ہونے لگی، وہ بھی محرم بلوچ اور بشیر زیب کے بہت باتیں کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھیجی، وہ کتاب میں نے کئی بار پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے کتاب پڑھی مجھے لگتا تھا کہ اس کتاب میں کوئی سچ ہے۔ یہ اس نے واٹس ایپ پر ایک گروپ میں ایڈ کر دیا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں ایسے ویڈیوز تھے جو BLA کے ناموں کو دکھایا جاتا تھا اور عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ نے واضح کیا کہ دہشت گردی نہ اسلام میں جائز ہے، نہ انسانیت میں، اور نہ ہی بلوچ روایت میں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا نیا نشانہ ہمارے بچے ہیں اور سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ پریویس ہیروٹک جو کہانیاں ہیں وہ بتا کر اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے اگر آپ کام کریں گے، آپ خودکش بمبار بنیں گے تو اپنی قوم کا کوئی آپ بہت بڑا قوم پر احسان کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسٹیٹ بلوچ کے ساتھ کھڑی ہے، بلوچوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
CTD हुकाम ने वालिदैन को खबरदार करते हुए कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। एक मोबाइल पूरे खानदान को खतरे में डाल सकता है। हुकाम के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सहूलतकारों और दहशतगर्द नेटवर्क को कानून के मुताबिक मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन बिला तातील जारी रहेंगे। रियासत ने एक माँ की तरह बच्ची की जान बचाई और इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं कि PTI मुक़द्दस मकामात का एहतराम तो करती नहीं, असेंबली का क्या करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से आए लोगों ने जहनी पस्ती का इजहार किया। किसी को इजाज़त नहीं कि मेरे घर को आग लगा कर कहे कि ये मेरा सियासी हक है। पंजाब असेंबली में किसी भी कार्रवाई की इजाज़त कावानीन की ताबे है। ऐवान की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक चलाई जाती है। असेंबलियाँ हुकूमत और अपोजिशन के मामलात को यकसां तौर पर देखती हैं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि पाकिस्तान की भारत में क्रिसमस पर तोड़ फोड़ के वाकयात की शदीद मजम्मत सामने आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में अक़लियतों पर जुल्म सितम निहायत तशवीशनाक अमर है। क्रिसमस के मौके पर ऐसे वाकयात रियासती सरपरस्ती में हुए। आलमी बिरादरी को अक़लियतों पर जुल्म सितम के वाकयात का नोटिस लेना चाहिए। भारत में अक़लियतों की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब बात करें, आपको बताएं अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के सदर से होने वाली मुलाकात को शानदार करार दे दिया। कहा यूक्रेन अमन मुआहदे के करीब पहुंच गए मगर कुछ अहम मसाइल हल तलब हैं। रूसी सदर से फ़ोन पर 2 घंटे 30 मिनट तक तफसीली गुफ्तगू की। प्यूटन ने सैफरकी मुलाकात के इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर की है और वो इस पर यकीन रखते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने अमन मंसूबे के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। 20 नुकाती अमन मंसूबा 90% तय पा गया। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली सिक्योरिटी जमानतें 100% तय पा चुकी हैं। अफगान तालिबान रिजेम में सहाफ़ियों पर जुल्म जबर, वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियां जारी। अफगान मीडिया वॉचडॉग की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रिजेम में मीडिया पर जबर और आज़ादी को कुचलने के 205 वाक़यात हुए। अफगानिस्तान में इस साल 2 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया जबकि 3 सहाफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए। सहाफ़ियों को शदीद नताइज और धमकियों के 160 और हिरासत में लिए जाने के 34 वाक़यात हुए। कम अज़ कम 5 अफगान सहाफ़ी अब भी जेल में मौजूद हैं। अफगान तालिबान रिजेम में कम अज़ कम 20 टेलीविजन चैनल्स बंद हो चुके हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, पर यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं सिंध हुकूमत का सूबे भर में तारीखी इमारतों के सर्वे का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत सकाफती विरसे से मुतालिक मशावरती कमेटी का इजलास आसिफ हैदर शाह ने कहा हेरिटेज इमारतों का आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। 2017 के सर्वे में 3,371 इमारतें विरसा करार दी गई थीं। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का सूबे भर में तारीखी इमारतों का सर्वे का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत सकाफती विरसे से मुतालिक मशावरती कमेटी का इजलास हुआ। आसिफ हैदर शाह ने कहा कि हेरिटेज इमारतों का आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। 2017 के सर्वे में 3,371 इमारतें विरसा करार दी गई थी। इमारतों की मौजूदा हालत का जायजा लेना, नई विरसा इमारतों की निशानदही करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर हो चुका है। विरसा महकमा की टेक्निकल कमेटी के सेक्रेटरीट को मजबूत बनाने की हिदायत। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हवाले से। आपको बताते चलें कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है पिछले दिनों कहा था ये साल तरक्की के कामों का साल साबित होगा, जबकि उनका कहना है कि कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों की है। सीवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। 4 कॉरिडोर बेहतर करने के लिए 4 अरब रुपए खर्च करेंगे। कराची के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है तो दुख होता है। मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से कराची का मुस्बत चेहरा मस्क हो चुका है।
अहम खबर से आपको आगाह करें और आपको बताएं कि थाना गुलशन मेमार पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग से नौजवान जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोज कबल नमकीन होटल के करीब वारदात के दौरान फायरिंग की गई थी। SSP ईस्ट के मुताबिक फायरिंग से अब्दुल खालिक वल फैज टांग गोली लगने से जख्मी हुआ था। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें, आपको बताएं थाना गुलशन मेमार पुलिस की कार्रवाई, फायरिंग से नौजवान जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 रोज कबल नमकीन होटल के करीब वारदात के दौरान फायरिंग की गई थी। SSP ईस्ट तारिक इलाही मस्तोई ने कहा कि फायरिंग से अब्दुल खालिक वल फैज टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नूर इस्लाम। जी नूर इस्लाम, मजीद क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। मेमार पुलिस ने वारदात के दौरान मजहमत पर नौजवान को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिमान ने 4 रोज कबल गुलशन मेमार नमकीन होटल के करीब डकैती की वारदात के दौरान शहरी को मजहमत करने पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया था और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए थे। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल खालिक नामी नौजवान टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ था। वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन मेमार में दर्ज किया गया था। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर तकनीकी और खुफिया इतला पर मालूमात हासिल करते हुए कार्रवाई की और मुलजिम सिराज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मुतासरा नौजवान ने तस्वीर के जरिए भी की है। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को ज़ाब्ते के तहत हिरासत में लेकर तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक और अहम खबर दे रहे हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में गटर में गिरकर 8 साला दिलबर के जाँ बहक होने का मामला, जबकि अहले खाना की मीडिया से गुफ्तगू सामने आई। उनका कहना है कि दिलबर अली घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था, जबकि बच्चे ने आकर बताया कि दिलबर गटर में गिर गया है। आपको आगाह करते चलें शहर काइद से, जहाँ पर कोरंगी मेहरान टाउन में अफसोसनाक सानिहा हुआ, जहाँ पर गटर में गिरकर 8 साला मासूम दिलबर जाँ बहक हो गया। और अहले खाना की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि दिलबर अली घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था, बच्चे ने आकर बताया कि दिलबर गटर में गिर गया है। आपको आगाह करते चलें कोरंगी मेहरान टाउन में गटर में गिरकर 8 साला दिलबर के जाँ बहक होने के मामले पर अहले खाना की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दिलबर अली घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था कि एक बच्चे ने आकर बताया कि दिलबर गटर में गिर चुका है। आपको आगाह करते चलें कोरंगी से, जहां पर मेहरान टाउन में गटर में गिरकर 8 साला दिलबर के जाँ बहक होने के मामले पर अहले खाना की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि दिलबर अली घर के बाहर ही दोस्तों के साथ खेल रहा था जब यह अफसोसनाक वाकया हुआ और एक और बच्चे ने आकर बताया कि दिलबर गटर में गिर चुका है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एहसान यूनुस से। जी एहसान यूनुस, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। देखिए, अब से कुछ देर पहले कोरंगी मेहरान टाउन के इलाके में गटर में गिरकर 8 साला बच्चे दिलबर की हलाकत का वाकया रोनमा हुआ था। अहले खाना की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है और बताया गया है कि दिलबर अली के घर के बाहर दोस्तों के साथ जो है ये खेल रहा था और इसी दौरान बच्चा जो है वो खुले मेन होल में जाके गिर गया। इसके साथ जो खेलने वाले दूसरे बच्चे थे उन्होंने फैमिली को आकर बताया कि आपका बच्चा जो है वो गटर के अंदर गिर गया है। अहले खाना की जानिब से बताया गया है कि अपनी मदद आपके तहत हमने गटर से रस्सा बांधकर इस बच्चे को जो है वो बाहर निकाला है और ये भी फैमिली की जानिब से कहा जा रहा है कि किराए के मकान में वो रहते हैं और गटर के ढक्कन मौजूद न होने की वजह से ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रोनमा हुआ है। ये भी अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि अपनी मदद आपके तहत सेवरेज के निज़ाम के लिए चंदा भी जो है वो करते रहते हैं और कई बार इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया, लेकिन किसी की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रोनमा हुआ है। ताहम अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी मेयर है सलमान अब्दुल्ला मुराद, वो भी मुतासरा खानदान के पास पहुंचे थे और मुतासरा खानदान से उनकी जानिब से दिली हमदर्दी का भी जो है वो इजहार किया गया और अब तक की अगर शहर में रवा साल के दौरान इन हादसात की बात की जाए तो खुले मेन होल्स और नदी नालों में बच्चों समेत अब तक 27 अफराद गिरकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस, अपडेट कर रहे थे एक और अफसोसनाक सानहे के हवाले से।
اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیتے چلیں فیصل آباد سے، جہاں پر NCCIA میں آرڈرز مسترد ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ارشد علی رضوی پر احکامات نہ ماننے کا الزام سامنے آ چکا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود عہدہ خالی نہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں فیصل آباد سے، جہاں پر NCCIA میں آرڈرز کچھ مسترد ہوئے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ارشد علی رضوی پر احکامات نہ ماننے کا الزام سامنے آیا ہے، جبکہ سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود عہدہ خالی نہ کرنے کا یہ معاملہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں NCCIA میں آرڈرز مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ارشد علی رضوی پر احکامات نہ ماننے کا الزام سامنے آیا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود عہدہ خالی نہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں فیصل آباد سے، جہاں پر NCCIA میں آرڈرز مسترد کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ارشد علی رضوی پر احکامات نہ ماننے کا الزام سامنے آیا تھا، جب سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود عہدہ خالی نہ کرنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ارشد علی رضوی پر احکامات نہ ماننے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز زین ہاشمی سے۔ جی زین ہاشمی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیصل آباد کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سید ارشد علی رضوی، ان کا 9 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں 3 FIA کے اور بھی افسران تھے، جس میں طارق محمود سپرا تھے، شعیب احمد ہارون تھے، اسی طرح مجتبیٰ ظفر تھے۔ انہوں نے اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ دیا۔ یہ تینوں افسران ایک ملتان، کوئٹہ اور ایک لاہور میں تھے، جبکہ سید ارشد علی رضوی جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل آباد تعینات تھے۔ ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA فیصل آباد کا چارج دیا گیا تھا، اور انہوں نے ابھی تک اپنا جو ہے وہ چارج نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس پہ ریپیٹریشن آرڈرز کو مبینہ طور پر سید ارشد علی کی جانب سے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے باوجود ابھی تک جو ہے انہوں نے عہدہ خالی نہیں کیا۔ مبینہ طور پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے اور غیر قانونی طور پر سیٹ پر قابض رہنے کے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ بھی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے سگے بھتیجے جو ہے وہ نیلی بتی لگی گاڑی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس پہ وہ خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ سرکاری اہلکار ظاہر کر رہے ہیں۔ یہاں پر تو یہ چیزیں آ گئی۔ اس کے علاوہ جو NCCIA کے جو افسران ہیں جن کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوئے، ان کی تنخواہوں کا بھی ایک ایشو چل رہا ہے، اور کئی افسران جو ہے وہ NCCIA کے اس وقت جو ہے وہ بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں۔ 4 مہینے سے NCCIA کے افسران کی سیلریز بھی نہیں آ رہی ہے۔ DG NCCIA اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے، اور کئی افسران کے جو ہے وہ کانٹریکٹ اس میں رینیو نہیں ہوئے۔ جو FIA کے افسران تھے ان کی جو ہے وہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک جو ہے وہ 17 سے 18 جو ہے وہ افسران ریپیٹریٹ کر دیے گئے، FIA کو واپس کر دیے گئے، اور جو NCCIA کے فیز 1 کے 34 افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باضابطہ طور پر وزارت داخلہ کو لکھا گیا ہے، اور وہ بھی اب تک جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، کیونکہ یہ موصوف بھی FIA کے ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس وقت تک جو ہے یہ عہدہ نہیں چھوڑ رہے، اور ان کے اوپر مبینہ طور پر کرپشن اور دیگر جو ہے وہ چارجز لگائے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین ہاشمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔